मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो 3 मार्च को होने जा रही है, उसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उसका आज अध्ययन करते हैं। तो आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी 1794 से 1878 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, प्रोफेसर गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन पुस्तक में लिखा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा द तासी था। यह निर्विवाद है। नेक्स्ट है, गारसा द तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है, यानी कि जो समय कालखंड है उसके अनुसार वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में किया जाता है, जो डिक्शनरी होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तासी के ग्रंथ इस्तवार द ल लिटरेतुर हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों और लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद किया, जिसका नाम है हिंदू साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट, मौलवी करीमुद्दीन ने तबकास शुअरा या तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें 60 से 62 हिंदी के कवि हैं। तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार 1878 नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इनमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है। उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों की तिथियां नहीं, 53 कवि विद्वान कहे गए हैं। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है, तो शिव सिंह सरोज। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है। अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है।
51 कवियों में 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं, केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। डॉक्टर गिरियसन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। नेक्स्ट, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे। मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 1913 3 भाग 1913 से 3 भाग चतुर्थ 1 जोड़ 2 24 हो जाएगा 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों और लेखों का विवरण है। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचना आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है वैसा अन्यत्र नहीं। कवियों और लेखकों की शैली विशेष की वैज्ञानिक विश्लेषण और उनके प्रमाण स्वरूप उदाहरण भी मिलते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन, शिव सिंह तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। उनके लिए क्या क्या वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। क्या क्या सबसे बड़ा है, इसमें 4500 से ऊपर कवियों का संकलन है। F.E. ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शेष अवस्था से के बीतों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है। जितने भी आंदोलन उठे हैं उसको काल विभाजन का आधार बनाया है। फिर आता है एडविन ग्रीव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए हैं। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है और हिंदी के भविष्य में एक सुंदर अध्याय लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रशस्त कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं की प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। पंडित श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन आदोपांत है। रामशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1988 विक्रम। इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा जो लिखित है हिंदी साहित्य इतिहास, एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अपनी विस्तृत सामग्री श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदिकाल भक्तिकाल का ही उल्लेख है। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका है। मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। हिंदी साहित्य का इतिहास। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकारों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए थे उन्हें संशोधित परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रूप में 1940 में प्रकाशित हुई थी। साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में आदोपांत मिलती है।
इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास का वर्णन किया। इसमें 1850 से 1900 तक के साहित्य विकास की शोधपरक सामग्री उपलब्ध है। डॉक्टर कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इसमें 1900 से 1925 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म, निष्पक्ष और आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। पहला है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञेय। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, संपादक नीलाभ, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियां का आश्रय लिया गया है। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का 4 युगों में कालखंड विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरिक प्रचारणी सभा काशी साहित्य इतिहासों में इसे अपनाया है। दूसरा पद्धति है जिसमें 3 कालखंड में इसको बांटा गया है। केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। तीसरा पद्धति है साहित्य विभाजन का विधा क्रम से। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता और गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्य इतिहास इसके उदाहरण है। चौथा है ऋजु पद्धति। इसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसार आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। डॉक्टर गिरियसन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश किया है। पहला है डॉक्टर गिरियसन का काल विभाजन। पहला चारण काल, जो फर्स्ट में आता है, जिसमें कवि लोग राज दरबार बैठ के गाते थे, चारण कवि बोलते थे, तो चारण काल 700 से 1400। उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जो 15वीं सदी तक मतलब जो धार्मिक पुनर्जागरण हो रहे थे वो। फिर आता है 15वीं समय में ही मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600। पांचवा जो मुगल दरबार है वो। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। रीति काव्य 1580 से 1692। तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800। फिर आता है 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां है विविध अज्ञात कवि। नेक्स्ट काल विभाजन मिश्र बंधुओं का है। इनका जो है आरंभिक काल, फर्स्ट वाला है आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम तक। दूसरा है माध्यमिक काल 1445 से 1680। तीसरा है अलंकृत काल
तीसरा है अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम तक। चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1925। पांचवा है वर्तमान काल 1926 से अब तक। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ये आदिकाल के को ही वीरगाथा काल कहते हैं, जो 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्य काल रीति काल 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, 1900 से 1984। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। राम कुमार वर्मा काल विभाजन। पहला है संधि काल, संधि यानी जोड़ने वाला काल, 750 से 1000। दूसरा है चारण काल 1000 से 1375। चारण काल एक और ने कहा था, उसको आप देख लीजिए एक बार और रिपीट करके कि चारण काल किसने कहा था। डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा था चारण काल 700 से 1400, 700 से 1400। तो यहाँ जब कहा गया है चारण काल तो 1000 से 1375। नेक्स्ट है तीसरा भक्ति काल। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का था। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आदि काल 1000 से 1350, भक्ति काल 1350 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श स्वर प्रचलित काल विभाजन। पहला है आदि काल 700 से 1450, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, 1450 1750। उत्तर मध्य काल रीति काल 1750 से 1850। फिर आता है चौथा आधुनिक काल 1850 से आगे। आधुनिक काल में ही नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 तक। फिर आता है द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। छायावाद युग 1918 से 1938 तक। प्रगतिवाद प्रयोगवाद युग 1938 से 1953। नई कविता नवलेखन 1953 से आगे। अब आता है आदि काल के नामकरण में जो मतभेद हैं, मत हैं, वो हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसे मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गिरियर्सन ने चारण काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। मोहन अवस्थी आधार काल कहा। हिंदी आदि काल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचनाओं का संकलन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। दोहा कोश के नाम से किया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शाली भद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, शाली भद्र सूरी का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य, इसमें 252 हैं। श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान या सहजयान शाखा से है। प्रथम सिद्ध की बात करते हैं तो सराफा 8वीं सदी। यही सराफा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि कहा है। इन लोग का सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है ना, सहज जीवन पर बल देते हैं। सिद्ध कवियों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली की रचना की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक
अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया था। इसने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने पर जोर दिया। मद मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया था। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। यानी कि सबसे पाएगा जलंधर नाथ, फिर मत्स्येंद्र नाथ, फिर आएगा गोरखनाथ। ईला, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडली का प्रवेश आदि नाथों के अंतर साधना का मुख्य अंग है। संध्या भाषा या उलटभाषी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में लिखा गया साहित्यिक प्रमाणिक रूप उपलब्ध है। जैन मतावलंबी की रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक है नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। ये रचनाएं प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य हैं, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की जीवन प्रेरक कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की। तुलसी की रामचरितमानस में पौमचर्यु का प्रभाव परिलक्षित होता है। रामचरितमानस में यह स्वयंभू का जो पौमचरित है उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, भयाड़ी और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। रोढ़ाकृत राउरवेल 11वीं शताब्दी गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है कि प्राचीनतम कृति है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। मध्य प्रदेश का धार मालवा जो जिला है वो एक शिलालेख पर अंकित है। रोढ़ाकृत राउरवेल 11वीं शताब्दी लौकी श्रृंगारी काव्य है। लौकिक जो श्रृंगार होते हैं उस पर काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउरवेल से नख सीख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। नख से सीख तक जो भी श्रृंगार होते हैं उस वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं शताब्दी इसके रचयिता अदहमाण या अब्दुल रहमान है। यह 3 प्रकरणों विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है उनमें है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये 12 कृति हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली और नरपति नान्हकृत विशलदेव रासो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 11 जो हैं संस्कृत के, 2 अवहट के और 1 मैथिली किया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव और कवि रंजन, कवि कंठाहार आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता क्या कहा है? कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता क्या है? प्रबंध काव्य है। इसे क्या कहा है? कहाड़ी कहा है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है, जिसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पता का अभी तक सूचना मात्र है। पदावली विद्यापति के यश का आधार। इसमें राधा कृष्ण की लौकिक प्रेम का वर्णन कवि का मन वया संधि का चित्रण करने विशेष रूप से रमा है। विद्यापति पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफी विवाद है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण आराधना गीत, कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल।
मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही कोई भक्त कहता है। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। बंगाल में बीसल देव रासो में शाकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह के बाद वियोग होता है और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासो में मिलता है। हमीर रासो जयचंद प्रकाश जयमंग जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पैगलम में अवश्य मिलता है। जगनिक परमाल रासो अल्लाह के रूप में पहचाना जाता है। अल्लाह एक प्रकार का लोक गान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, संजन प्रार्थना, दुर्जन निंदा ग्रंथ का महत्व निरूपण हुआ है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं, इतिहास सम्मत नहीं है तो इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी जिन पर सर्गों की यह शैली नहीं मिलती है। उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश की प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो काव्य किस शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जो राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पिंगल शैली राजस्थानी बोलियों का मिश्रण वाला ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है जिसमें वीर, श्रृंगार, रस, यद्यपि इसका अंगिरस वीर रस माना गया है। पृथ्वीराज का जो अंगिरस का है वीर रस है। चंद्रबरदाई इस ग्रंथ में नायिका की नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं। छप्पे चंद्रबरदाई का अपना प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग में रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ हैं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। पृथ्वीचंद कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा धनी साहित्यकार अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी, उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सखुने अभी तक प्रचलित हैं। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी
कि आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज ए खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की, अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के लेखक हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकी दास की कुकवि बत्तीसी 1871 में हुआ है। डिंगल साहित्य गद्य पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद में यह साहित्य रासो, प्रकाश, रूपक और वचनिका के रूप में, गद्य में ख्यात, वाद, विगत, पीढ़ी और वंशावली के रूप में मिलती है। राठौड़ा ख्यात में भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि कृत जयमंग जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। बसंत विलास आदिकाल की अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है जिसमें रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसके 84 दोहों में बसंत स्त्रियों पर उसके विलास पर प्रभाव का मनोहर चित्रण किया गया है। चरचरी अथवा चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है जिसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समराईचकाहा में मिलता है। बसंत ऋतु, होली आदि पर्व पर गाए जाने वाले मादक गीत फागु कहा जाता है। आदिकालीन बसंत विलास फागु है ना, और विरह देवासरी फागु और स्थलबुद्धि नेमिनाथ फागु प्रमुख हैं। नेक्स्ट है जिनचंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है। बसंत विलास जैनेतर फागु आदिकाल में लोक भाषा काव्य की प्रचुरता रही है।